नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था यूपी होमगार्ड की वैकेंसी का। मुझसे मेरे चाचा बहुत दिन से पूछ रहे थे कि होमगार्ड की वैकेंसी कब आएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रेषक जो है राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, प्रमुख सचिव हैं। और फिर देखा सेवा में महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ, होमगार्ड विभाग, विषय होमगार्ड स्वयं सेवक के इनरोलमेंट के संबंध में इन्होंने पत्र लिखा है। ये पत्र कब जारी किया गया है? 3/11/2025 को। आज तो 8 तारीख हो गया है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए, महोदय उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या 763 होमगार्ड 509/2024 दिनांक 24/10/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। ये सोचिए कब का संदर्भ है? 24/10/2025 का। 24/1/2025 मतलब जनवरी की बात है ये। जिसके द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवक की रिक्तियों को भरने जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत होमगार्ड स्वयंसेवक का एनरोल किया जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश को अवक्रमित करते हुए एतद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका निम्नवत निर्धारित की जाती है। तो इनरोलमेंट के लिए शुरू हो गई है। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शक दिया गया है। कह रहा प्रत्येक प्रदेश के समस्त जनपद के होमगार्ड के रिक्त पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी एनरोलमेंट का कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति द्वारा की जाएगी। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती बोर्ड जितने एग्जाम कराती है वही कराएगी। ये जैसे यूपीपी हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, यूपीएसआई हो गया, जितनी भी भर्तियां कराती वही होमगार्ड भी करवाएगी। यूपीपी पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड। आगे बात करते हैं एनरोलमेंट हेतु रिक्तियों की अवधारणा। इसमें दिया गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवक का एनरोलमेंट उनके निवास के जनपद में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष होमगार्ड विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचन के अनुसार किया जाएगा। इसमें कहानी ये है कि जिस जिले के अगर आप हैं उसी जिले में भर सकते हैं और अलग जिले में भरने के लिए आप मना ही है। रिक्तियों के सापेक्ष होमगार्ड विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचन के अनुसार किया जाएगा। मतलब आपने जैसा जो फॉर्म भरेंगे उसी के आधार पर आपको किया जाएगा। एनरोलमेंट का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मास की अवधि से है। मतलब ये जो टाइम काउंट किया जाएगा कि आपका जो ईयर है वो 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। देखिए, 1 जुलाई जनपदीय इकाई की विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा की जाएगी। जनपदवार रिक्तियों की अवधारणा जिला कमांडेंट द्वारा की जाएगी। मतलब एसपी, जिला कमांडेंट एसपी होता है उसके द्वारा ही किया जाएगा। जिला कमांडेंट होमगार्ड वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करते हुए उसकी सूचना कमांडेंट जनरल होमगार्ड को उपलब्ध कराएंगे। रिक्तियों की अवधारित करते समय पुरुष तथा महिला की रिक्तियां अलग अलग संख्या स्पष्ट की जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से पोस्ट निकाली जाएगी और पुरुषों के लिए अलग से। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है नंबर 1, यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता प्रमाणिक वेबसाइट की साइट शासनादेश.ub.gov.in से सत्यापित की जा सकती है। अगर आपको लगता है ये फर्जी है तो आप ये जो है इसमें दिया गया है वेबसाइट, इस वेबसाइट पे क्लिक करके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिटेल फर्जी नहीं है, सही है। स्पष्ट संख्या स्पष्ट की जाएगी। मतलब जातियों सबके आधार पर होमगार्ड एनरोलमेंट के संबंध में महासमादेष्टा होमगार्ड द्वारा जनपदवार रिक्तियों की सूचना आरक्षण की गणना के बाद संकलित कर निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। रिक्तियों की अवधारणा के पश्चात अपेक्षित निर्धारित अर्हताओं सहित होमगार्ड के इनरोलमेंट हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जनपदवार रिक्तियों पर एनरोलमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। वही ऑनलाइन प्रक्रिया होगा कि आवेदन पत्र अप्लाई करने। पात्रता के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो कोई मानसिक रूप से बीमार ना हो, मतलब वही है कि पागल उगल नहीं होना चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड पद एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं, ये भी देखिए कंडीशन, दिव्यांग व्यक्ति नहीं भर सकता इसको, ठीक है। होमगार्ड के पद के लिए एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यकता है
कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। यहाँ पे जिस जिले के हैं उसी जिले में फॉर्म भर सकते हैं और कहीं नहीं भर सकते हैं। और सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं के नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद से, मतलब अगर कोई व्यक्ति पहले से कहीं काम कर रहा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। मतलब सार्वजनिक, सरकारी या कुछ ऐसे नौकरी में है तो उसे भरने की जरूरत नहीं सरकार कह रही है। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप रिटायर्ड हैं किसी वैकेंसी किसी से तो आप नहीं भर सकते हैं। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं भर सकते हैं। होमगार्ड पद के एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां, पति जीवित हो। देख लीजिए, इसमें साफ लिख दिए कि अगर आप एक से अधिक पत्नी रखे हैं या एक से अधिक आपके पति हैं तो आपको होमगार्ड के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ड्यूटी भत्ता, होमगार्ड को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। अच्छा, ये है समय समय पर जब आपको बुलाएंगे तो ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा, नहीं तो आपका एक फिक्स कोई सैलरी होगा उसी पे दिया जाएगा। आरक्षण, आरक्षण अनुसूचित जाति, एसटी, एसटी सबको अपने जिला आधार पर दिया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण गणना जनपद स्तर पर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष की जाएगी। अब ये समझ लिए कि अगर आपको आरक्षण दिया जा रहा है, आपका जो स्कोर काउंट किया जाएगा वो आपके जिले के आधार पर काउंट किया जाएगा, ना कि पूरे ऑल यूपी। ठीक है, दशमलव के बाद अंकों को छोड़ दिया जाए तो केवल पूर्ण अंकों का संज्ञान लिया जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल बात, जिले की और शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, कितना पास होना चाहिए, ये चीज बहुत जरूरी है। कह रहा है होमगार्ड स्वयंसेवक के एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। मतलब या तो आप हाई स्कूल हो या तो आप हाई स्कूल के समकक्ष कोई डिग्री लिए हो तो आपको मान हो जाएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी की अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं अवश्य धारित करनी होगी। उसकी अंक तालिका था प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और 10वीं कक्षा परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को पात्र नहीं। अच्छा, जो अभी सम्मिलित हुए हैं, अभी पास नहीं हुए हैं तो वो पात्र नहीं हो, फॉर्म नहीं। कोई सोचा कि मैं 10वीं पहुंच गया हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं भाई, आप पास हो चुके हो तभी भर सकते हैं और आपका अंक पत्र की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कह रहा है कि अगर आप सम्मिलित हैं अभी तो आपका अंक पत्र जारी नहीं, आप पास ही नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अधिमानी अर्हताएं क्या है? अभ्यर्थी का अधिमानी प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि देखिए एनसीसी प्रमाण पत्र धारक है तो उसमें क्या क्या उसको अर्हता, अगर कोई सी है तो उसे 3 अंक मिलेगा, बी है तो उसे 2 अंक, ए है उसे 1 अंक, अगर स्काउट गाइड उसे 1 अंक। मतलब सी वाले को 3 अंक मिल जाएगा, बी वाले को 2 और ए वाले को 1 और स्काउट गाइड के लिए 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको समझ लीजिए प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये चीज ध्यान देंगे। फिर यूपीएसडी एमए के तत्वावधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपरोक्त बिंदु संख्या 071 में अंकित अधिमानी अर्हताओं में दिए गए अंकों के साथ साथ 3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे। वाह, इसमें एक चीज कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपदा मित्र प्रशिक्षण लिया, जैसे बाढ़ होड़ में सरकार ट्रेनिंग देती है ना, अगर कोई इस तरह का ट्रेनिंग लिया होगा तो उसे 3 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब जो ऊपर दिया जाता है एक्स्ट्रा अंक वो तो दिए जाएंगे 3, उसके अलावा भी 3 अंक। तो ये तो आपदा वाला मुझे लगता है बहुत कम बच्चे के होंगे, लेकिन आपदा मित्र प्रशिक्षण अगर कोई योग मतलब किया होगा, जैसे सौर मित्र शुरू हुआ था लोग सरकार ट्रेन कर रही थी, इसी तरह से ड्रोन दीदी तैयार कर रही थी, इसी तरह से आपदा मित्र प्रशिक्षण भी किया गया। मतलब एक गांव का नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल बाढ़ बूढ़ा में कैसे मने बचाए जाते सब अगर ट्रेनिंग लिया होगा तो उसके लिए 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और ऊपर के भी जो सी वाला है उसमें भी 3 नंबर मिल जाएंगे। चलो भाई 6 नंबर हो गया। आगे बात करते हैं 7 के 3 में अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहन के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा। वाह,
कि जो अंक वो पाएगा उस अंक के साथ अगर कोई के पास 4 व्हीलर वाला है तो उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। चलिए 3 नंबर इसमें मिल रहा था आपदा मित्र वाले में। जो टेस्ट होगा उसके बाद अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर लाइसेंस है तो उसके अलावा 1 नंबर आपको मिलेगा। आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 30 वर्ष तक होनी चाहिए। जनरल के लिए एनरोलमेंट 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अन्य जातियों जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए अधिकतम आयु की सीमा छूट दिया जाएगा। और निहित प्रावधान के अनुसार अनुमान होगी आय प्रमाण पत्र रूप से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यही चीज बार बार वही चीज कह रहा कि अगर कोई भूतपूर्व सैनिक की आयु सेना में की गई सेवा अवधि उनके वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं है तो भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत या परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसमें आवेदन के अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले से प्राप्त कर लिया हो। अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी जिसमें उन्हें आयु सीमा में अधिकतम छूट की अनुमानता है। आवेदन शुल्क, होमगार्ड स्वयंसेवक एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थी के लिए लिए जाने वाले आवेदन शुल्क निर्धारण कमांडेंट जनरल होमगार्ड के विचार विमर्श करने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा किया जाएगा। कि कितना रुपया लगेगा, फीस सबकी इसका डिस्कशन करेंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड आवेदन करें, आवेदन पत्र के प्रकृत स्वरूप उसमें निहित शर्तों के आधार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही कराया जाएगा परीक्षा में। लेकिन उन्होंने कंडीशन बता दिया कि परीक्षा जो है ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने तो इसमें लिखित परीक्षा का टेस्ट होगा, वो भी एमसीक्यू टाइप का होगा और कह रहे 100 अंकों का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें विषय क्या होगा, सामान्य ज्ञान। परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रक्रिया के विनिश्चय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा। तो सामान्य ज्ञान में सब आ जाता है, उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और यूपीजी के करंट अफेयर कुछ ऐसा बचता नहीं, वो खाली कुछ भी पूछ सकते हैं भाई साहब। इसीलिए हमारा कहने का मतलब आपको जब सामान्य ज्ञान दे दे तो आप लूसेंट उठा के पढ़ डालिए पूरा। अब बौद्धिक श्रेष्ठता सूची, अब इसमें बात किए हैं कि आपको जिले आवार पे सूचना मतलब देना पड़ेगा। और फिर इसमें बात होते हैं कि अभिलेखों के समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण कौन कौन करेगा। अब देखिए अध्यक्ष बनेंगे, इसमें एक चीज उन्होंने बताया जो भर्ती बोर्ड होगी उसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा, जिला प्रभारी नामित द्वारा कोई पुलिस अधीक्षक मतलब इंस्पेक्टर होगा, राजपत्र अधिकारी कोई होगा, जिला विद्यालय निरीक्षक मतलब इसका मतलब कोई सरकारी टीचर उचर होगा, और फिर सीएमओ कोई नामित चिकित्सा अधिकारी सदस्य होंगे। तो एक तो डिप्टी कलेक्टर होंगे अध्यक्ष, इसमें 3 सदस्य होंगे, एक सदस्य होगा कोई इंस्पेक्टर होगा और राजपत्रित अधिकारी कोई विद्यालय सरकारी टीचर होगा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित कोई चिकित्सा अधिकारी मतलब कोई डॉक्टर होगा। ये 4 लोग होंगे बोर्ड के अंदर। ये बोर्ड के लोग ही डिसाइड करेंगे किसकी भर्ती लेनी है किसकी भर्ती नहीं लेनी है। आगे बात करते हैं पुलिस अभ्यर्थियों में। इसमें मानक जो है सिंपल सी बात है, जर्नल के लिए 168 है, अनुसूचित जातियों के लिए 160 है, सीना बिना फुलाए 79 है और 77 है। अनुसूचित जातियों SC के लिए सीना फुलाने पर 84 होने चाहिए जनरल के लिए, और SC ST के लिए 82 होने चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, न्यूनतम हाइट SC ST के लिए 147 होनी चाहिए, वजन 40 kg होनी चाहिए महिलाओं के लिए। इनके लिए चेस्ट फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा यथा समय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। फिर उनको शारीरिक दक्षता के लिए शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा जो आहारकारी प्रकृति की होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा के कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। मतलब इसे क्वालिफाई करना है, पास करना, इससे कोई अलग से अंक नहीं मिलेगा। अंक वही तुमको बता दिए हैं। एक तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट CBA या तो आपके पास स्काउट गाइड वाला होना चाहिए, या तो पास आपदा वाला होना चाहिए, या तो आपका DL होना चाहिए। इसमें से नंबर मिलते हैं। जिसके पास भाई C हो और B हो, A हो तो सबको 3 2 ऐसे सारे नंबर। तो कम से कम ये मान के चलो जिसके पास C है, B है, A है, 3 3 6 स्काउट गाइड है
और हो जाएगा उसका 7, आपदा वाला 8, और उसके बाद 9 नंबर डीएल के लिए हो तो 9 नंबर ऐसे ही लगेगा, लेकिन इतनी सर्टिफिकेट किसी के पास होता नहीं है। शारीरिक दक्षता में क्या है, पुरुषों के लिए 4.5 मतलब 4.8 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ाना है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ाना है। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा वो इनरोलमेंट में पात्र नहीं होगा, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें ये जो फिजिकल होगा ये क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई ही करना है, इसका कोई अंक नहीं जुड़ता है, अंक वही आपका जो होगा। और फिर उसके बाद इसमें देखिए लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों में अधिगामी अर्हताएं और जो आपदा मित्र वाहन चालन ये सब प्रमाण पत्र के बाद जो है 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर, अगर किसी व्यक्ति के 2 अभ्यर्थियों के अंक समान हो गए तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको नौकरी मिल जाएगी। यदि उपयोगकर्ता विचारण के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अभ्यर्थी की अधिमानता अवधारणा हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। वाह इसमें एक चीज कहानी ये आ जाती है कि अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए उसके अंक भी समान हो गए, एज भी समान हो गए, तब अंग्रेजी वर्णमाला में जो नाम लिखा, मान लीजिए किसी का नाम एस से शुरू है, किसी का नाम जेड से शुरू है, एस वाले को वरीयता दे दी जाएगी। ये तो भाई किस्मत फिर यहाँ पे लॉटरी वाली, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन इसमें दे दिया गया है पहले से तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सबकी बारी आएगी। फिर प्रतिशत वेटिंग लिस्ट की बात है तो इसमें क्या कहे, होमगार्ड एनरोलमेंट है तो कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। लो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ज्वाइन करके नौकरी छोड़ दिया तो उसकी जगह पे जो बेचारा ज्वाइन करना चाहता है, ये गलत करते हैं। वेटिंग लिस्ट थोड़ा सा रखना चाहिए क्योंकि बहुत लोग शौक में ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, तो वेटिंग लिस्ट ये कह रहे हैं कि नहीं जारी करेंगे। उपयोगिता अनुसार जिलावार इनरोलमेंट सूची तैयार करने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती या प्रोन्नत बोर्ड द्वारा इनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची कमांडेंट जनरल होमगार्ड को प्रेषित की जाएगी। सूची जो कमांडेंट जनरल उनके पास भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में ये चेक किया जाएगा कि भाई आप मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से आपकी दृष्टि सही है, स्वास्थ्य अच्छा ना हो या किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे कर्तव्य दक्षता पूर्वक पालन न करने में बाधा संभावना हो। तो इसके लिए देखिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा जिसमें नाक नी मतलब घुटना जो आपस में टच करता है, बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोस वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, पूर्ण एवं अंशकालिक श्रवण परीक्षण जिसमें रीनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण और वर्टिक परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट होंगे तथा ऐसी अन्य कर्मियों जैसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सूचित किया जाएगा कि भी परीक्षण किया जाएगा। मतलब समय समय पर भी ये चीजें जांच होती रहेगी। फिर इसके बाद लास्ट काम होता है चरित्र प्रमाण पत्र के आपके नाम से कोई पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज है, क्या आपके नाम से गांव में लोग जान जाते हैं कि अगर इसका नौकरी लगने वाला है तो झूठो उसको केस में फंसा देते हैं। पता नहीं क्या लोगों को रहता है, सलाह हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले जाऊंगे, यही वाली हाल है। मैं बहुत देखिए डिटेल ज्यादा था और मैंने सोचा था कि ये पूरा ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। अब इसमें देखिए आज्ञा से जय सिंह अनु सचिव, ठीक है, और भौदीय राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव थे। तो ये सहायक सचिव जो है जय सिंह है और राजेश कुमार सिंह जो है प्रमुख सचिव है। सब सिंह है इस बार, जो भी एनीथिंग भाई सरकार जो चाहे। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि मैंने कोशिश किया कि जितना पूरा डिटेल बताया है। जिन्होंने पूरा पत्र दिया था मैंने पूरा पत्र पढ़ के सुना दिया, पत्र यहाँ खत्म हो गया दोस्तों। अब इसमें जो जर्नल नॉलेज अगर जी के बोल दिया तो कुछ भी पूछ सकता है, इनकी लिमिट लेस हो जाता है फिर। तो आप जितना भी वही बोला हूँ अगर लूसेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं इनफ है, और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो दोस्त हमारे भरना चाहते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, तो वो फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। पता जिला वाइज होगा, तो अभी तो फीस उसका डिसाइड नहीं हुआ, बाकी डिसाइड हो जाएगा तो फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसी तरह से कोई भी जानकारी आएगा मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। आप लोग बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में नॉलेज दिया हूँ दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।